नमस्कार, जय हिंद। मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिल रहे हैं, एक ऐसे पत्रकार से मिल रहे हैं जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव में आकर पूरे देश क्या पूरे विश्व में हेल्थ जर्नलिज्म, स्वास्थ्य के ऊपर पत्रकारिता में नए आयाम बनाए और उसी के द्वारा आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं और शायद ही भारत का कोई डॉक्टर होगा जो आपको नहीं जानता होगा। आप हैं धनंजय कुमार। धनंजय जी, आपका नमस्कार। आपको भी प्रणाम। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल निर्मल रतनलाल वैद में, और हम आज इनसे बातचीत करेंगे भारत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। आपने बहुत ही नज़दीकी से हेल्थ जर्नलिज्म के द्वारा डॉक्टरों से आपने मुलाकात की, नई रिसर्च जो हुई उनके बारे में जानकारी हासिल की और आपने उसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है। आपको एक पुस्तक के ऊपर रिसर्च स्कॉलरशिप मिला है। आपको रिसर्च स्कॉलरशिप मिला था। रिसर्च जी हाँ, मैं एक मिनट, आपको एक रिसर्च स्कॉलरशिप मिला है, उसके बारे में सबसे पहले मैं पूछूंगा, आपने पत्रकारिता कैसे आरंभ की और किस प्रकार से आप बिहार से दिल्ली आना हुआ और आप एक इतने बड़े हेल्थ जर्नलिस्ट बने, उसके बारे में पहले अपने बारे में बताएं हमें। ये मैं तो लेक्चरर बनना चाहता था इंग्लिश का। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया पटना यूनिवर्सिटी से, हाई सेकेंड क्लास। इंग्लिश में ऑनर्स भी किया। ये दोनों करना जिस समय मैंने किया बहुत कठिन था। इंग्लिश जब मैं एडमिशन लेने गया तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा, बाबू इकोनॉमिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, फर्स्ट क्लास करोगे, पीएचडी करोगे, इंग्लिश का ऑनर्स नहीं होगा तुमसे। मतलब इतना इम्पोर्टेंट था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हेल्थ करूँगा मैं। अच्छा, साहित्य का आदमी हेल्थ में चला गया और आज मेरा नाम धनंजय कुमार है। और अब मैं कह सकता हूं कि मुझे अगर लोग कहते हैं कि ये हेल्थ राइटिंग का डी कंपनी है तो गलत नहीं कहते। मैंने 30 साल हो गया, सबसे बूढ़ा हेल्थ राइटर मैं ही हूँ दिल्ली में या इंडिया में, आप बोल लो। और कुछ डॉक्टर तो ये कहते हैं, जैसे डॉक्टर नरेश रैन ने एक बार कहा कि धनंजय अब 2/3 डॉक्टर भी हो गया, ये पत्रकार नहीं रहा, इसके सामने कुछ बोलो तो जरा संभल के बोलो। तो मैं साहित्य में लेक्चरर बनना चाहता था, बट पत्रकारिता में आ गया। पत्रकारिता में आलोक मेहता जी ने कहा कि आप हेल्थ करो, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं करने लगा और 30 साल से कर रहा हूँ। तो साइंस पढ़ी नहीं आपने या साइंस भी पढ़ी थी आपने? नहीं, यहाँ बताना पड़ेगा ये जी कि मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। मैंने 2 बार कंपटीशन का एग्जाम भी दिया मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता था, मेहनत मैंने किया नहीं था। लेकिन हेल्थ राइटर बनने में अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वो जो सपना था ना मेरे माता पिता का जी, कुछ हद तक पूरा हो गया। क्योंकि जब डॉक्टर कह रहा है कि धनंजय 2/3 डॉक्टर है, तो एक तरह से कहें आप कि मेरा सपना पूरा हो गया डॉक्टर बनने का। क्योंकि देश में इन्होंने कहा, मुझे खुद नहीं बोलना चाहिए, कि देश में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता, सब जानते हैं। तो ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन डॉक्टर मेरे मित्र तो हैं, एक ही बात है। पर आपका डॉक्टरों के साथ बहुत ही रहना हुआ, बहुत ही डॉक्टरों के साथ आपने हॉस्पिटल सारे देखे, देश भर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, आप विदेशों में भी गए अपने इसी पत्रकारिता के माध्यम से। ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ हमें वहाँ का जो हेल्थ केयर है उसको शोकेस करने के लिए सरकार ले गया, 15 दिन था। और वहाँ जब मैं गया तो सुखद आश्चर्य ये हो गया कि पहले जिस हॉस्पिटल में हमको ले जाया गया, वहाँ जो लीड इंटरलॉक्यूटर बातचीत करने वाला था,
वो रसिक वाजपेयी था जो एम्स में आँख का डॉक्टर था, मेरे पहले मित्र से। बोले अरे धनंजय तुम? हम क्या? हाँ सर। आप? कहा मैं तो अब यही हूँ ना ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। आपके डॉक्टर हैं। तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि आज कुछ पीते हैं यार, वाइन पीते हैं। हम कहे सर कहीं जाना पड़ेगा। बोला ना ना, तुम्हारे लिए यही पियेंगे, यही वाइन पिए। वाइन मंगवाया उन्होंने। अच्छा। तो वहाँ शोकेस करने के लिए मुझे ले जाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर कैसा है। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस लायक समझा गया कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार हमें दिखाना चाहती है कि हमारा हेल्थ केयर ऐसा है। हमारा भारतीय हेल्थ केयर, जो हमारा आयुर्वेद है और सारी इतनी पैथियाँ हैं, जो हमारी भारतीय परंपरागत पैथियाँ हैं, वो मेरा ये मानना है कि कोविड से पहले बहुत ही पिछड़ा हुआ सा महसूस होता था, लेकिन कोविड के बाद उसको एक नई पहचान मिली एलोपैथी के मुकाबले। आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए, मेरी कोई राय कोविड के बारे में मुझे देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो ले मीडिया हूँ। लेकिन एक कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो अगर आपके पास है तो सब कुछ है। आपको अपने शरीर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। आपका शरीर ही दवा फैक्ट्री है, समझ लो आप। आपका शरीर ही हॉस्पिटल है। आपके शरीर में ही सब कुछ है। बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है, जो हमें 70% तो माँ से मिल जाती है। जब जन्म होता है तो माँ हमें एंटीबायोटिक, सब कुछ बेस्ट एंटीबायोटिक माँ दे के भेजती है हमको। तो रोगों से लड़ने की क्षमता अगर है तो आप समझ लो कि 90% इवन कैंसर से भी आप लड़ सकते हैं। तो मैं 30 साल जर्नलिज्म करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई डॉक्टर आपको चंगा या आपको स्वस्थ नहीं बना सकता। स्वस्थ आप खुद बन सकते हैं, या जो पत्रकार है वो आपको बना सकता है। पत्रकार डॉक्टर से बेहतर आपको स्वस्थ बना सकता है। कैसे? कि स्वस्थ रहने के लिए लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, जैसे मैं अभी एक जगह बोलने गया था, तो मेरी उम्र 64 साल है। वो इंदिरा गांधी कला केंद्र है, नेशनल कला केंद्र, वो उसमें एक कार्यक्रम था, तो मुझे सेहत पर बुलाया गया था बोलने के लिए। तो मैं जाते ही मैंने बोला कि मैं अभी सेहत के अमृत काल से गुजर रहा हूँ। मेरी उम्र 64 है और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज जो यहाँ आया तो कैसे आया। तो मैं आने के पहले मैंने सुबह उठकर सब कुछ करने के बाद 10 मिनट ताली बजाई, फिर मैंने 1 घंटे ओम का जाप किया, फिर मैं कमरे में ही मैं टहल लिया मैं आधा घंटा, उसके बाद कुछ प्राणायाम किया और उसके बाद मैं भूल गया हेल्थ को। रोज 1.5 घंटा आप हेल्थ पर दीजिए और उसके बाद हेल्थ को भूल जाइए, क्योंकि हमेशा अगर आप हेल्थ याद रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। रोज लेकिन करना है 1.5 घंटे। मैं जो करता हूँ, मैंने वहाँ बताया, तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हमने कहा कि अगर मेरी 64 साल उम्र है, मेरी एक कॉलम नई दुनिया में बड़ी फेमस हुई थी, रोज ताली बजाता हूँ, रोगों को भगाता हूँ। ये एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर जो है वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। मुझे कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, आप समझ लो। 64 साल हो गया, न डायबिटीज है, न हार्ट का रोग है, न ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। तो स्वास्थ्य के लिए आदमी खुद जिम्मेवार अगर चाहे तभी वो स्वस्थ हो सकता है।
या मैंने जैसा कहा, पत्रकार अगर इस बात को फोकस करे कि रोगों को होने ही ना दो, वो स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोग हो ही ना। और उसके लिए बहुत पहाड़ को काट के रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। रोज 1.5 घंटा रोज दे दो, उसके बाद निश्चिंत हो जाओ, आपको कुछ हो ही नहीं सकता। ये मैं अपनी दवाई के रूप में उस भाषण में मैंने कहा ये मेरी दवाई है और शायद आपको भी सूट करेगा ये दवाई, ये कर लो फिर आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो उसका उदाहरण हूँ कि ओम से क्या फायदा होता है, ताली बजाने से क्या फायदा होता है, प्राणायाम से। एलोपैथी में ये सब कुछ है ही नहीं। एलोपैथी का भी महत्व है कभी कभी, बट सेहत के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एलोपैथी का कंट्रीब्यूशन हम समझते हैं 5%, 10% होना चाहिए। बाकी अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर ही आदमी स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप मानते हैं कि हेल्थ प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जो हमारा पूरा समाज प्रिवेंटिव हेल्थ से कोसों दूर है, वो बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है, जबकि हमें स्वस्थ होकर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास, आयुर्वेद के वैद्य के पास, किसी भी चिकित्सक के पास कि डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हम बीमार ना हो उसके लिए क्या करें। लेकिन ऐसा कहीं होता ही नहीं है। मेडिकल में प्रिवेंटिव हेल्थ की क्लासेस होती हैं, जो कि कोई भी डॉक्टर जो है इसके ऊपर बातचीत नहीं करता किसी के साथ। वो सब चाहते हैं कि ये बीमार हो जाएं और उसके बाद आए, इनको घेर लिया जाए, इसको किस प्रकार से लाखों रुपए। इसको कहते हैं डॉक्टर्स डायलेमा। जी, ये डायलेमा है। डॉक्टर को आप, भाई वो डॉक्टर बना है, उसको मरीज चाहिए ना इलाज के लिए। वो अगर आपको ऐसा गुण बता देगा कि आप 100% कभी बीमार ही ना हो, तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। लेकिन डॉक्टर ना बताए, हमें तो समझना चाहिए। आप देखो, ये मूर्खता है नहीं है तो क्या है। आपको पता है कि एक घर में एक आदमी बीमार अगर पड़ जाए तो आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। आज जो अस्पतालों में जो खर्च है, आप एक बार कोई ढंग से बीमार पड़ जाए ना, तो आप अच्छे खाते परिवार के आदमी हैं, आप एकदम कंगाल बन जाएंगे। ये जब जानता है आदमी, फिर भी गलत काम क्यों करता है? ऐसा नियम क्यों नहीं बनाता कि हम बीमार ही ना पड़े? तो बीमार नहीं पड़ना है। लोगों को सेहत का मूल मंत्र ये होना चाहिए कि बीमार पड़ना ही नहीं है। मैं रोज ताली बजाता हूँ, रोगों को भगाता हूँ, वैसे ही आपको भी भगाना है। और एक रिक्वेस्ट, पता नहीं ये बातचीत कैसी लग रही है आपको, है मैं लिखता रहा हूँ, हेल्थ की स्टोरी लिखता हूँ मैं, बट एक रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, ताकि मैं जब किसी को कहता हूँ ताली बजाइए, कोई भी कुछ कहता है, हम कहते हैं ताली बजाइए रोज, तो मेरी वाइफ हमसे झगड़ा करती है कि आप सबको ताली की बात क्यों बताने लगते हैं। हम क्या मजाक ही उड़ाएगा ना। लेकिन मेरे कहने से अगर 100 आदमी को फायदा हो जाए, तो मैं अपने दर्शकों, ये वीडियो जो देखेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रोज 5 मिनट ताली बजाओ और देखो कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। रोग दूर भाग जाएंगे आपसे। बहुत बढ़िया। और आपने पत्रकारिता में बहुत से आयाम स्थापित किए, तो आपकी एक पुस्तक भी आई थी, वो किस विषय पे थी और आपको वो कैसे अवसर मिला? हाँ, मुझे एक स्कॉलरशिप मिला हेल्थ पर रिसर्च करने के लिए, प्रेम भाटिया रिसर्च स्कॉलरशिप। प्रेम भाटिया एक बहुत बड़े पत्रकार थे और अभी भी वो स्कॉलरशिप चल रहा है। मीडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हर साल 3 लोगों को वो पुरस्कार मिलता है। तो आप अप्लाई करिए और सब्जेक्ट दीजिए। तो मुझे ये देख के जो यहाँ सेहत पर खबरें लिखी जाती थी, तो मुझे लगता था ना कि इसमें लिखने में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं यार। ये कोई पढ़ लेगा तो उसको फायदा होने की जगह घाटा हो जाएगा। तो देखिए, पॉलिटिक्स
वो आप लिख सकते हैं, उसमें गलती भी हो जाए, राहुल गांधी की जगह है मेहुल गांधी कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन हेल्थ का जब आप कुछ अखबार में लिख रहे हैं उसमें एक गलती हो जाए तो लाखों लोगों का सेहत खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जो हेल्थ की स्टोरी लिखने वाला है उसको समझदार भी होना चाहिए, उसको जानना भी चाहिए कि हेल्थ वो कैसे लिखा जाए। तो मैंने वही लिखा कि अगर कोई हेल्थ का पत्रकार बेईमान हो जाए या उसको लिखने ना आए तो उसके खतरे क्या हैं। डेंजर्स ऑफ अनस्किल्ड एंड अनस्क्रूपुलस हेल्थ रिपोर्टिंग, वो मैंने तो अप्लाई कर दिया, लेकिन वहाँ के बोर्ड को ये इतना बढ़िया लगा कि हमको फ़ोन करके बुलाया, बोला ऐसे हम स्कॉलरशिप देते नहीं हैं, हम तय करके उसको खबर भेजते हैं। लेकिन आज पहली बार हेल्थ पर किसी ने रिसर्च का भेजा, पहली बार, शायद अब तक नहीं भेजा होगा दूसरी बार, तो पहली बार भेजा है। और इतना अच्छा सब्जेक्ट है आपका कि कोई हेल्थ राइटर बेईमान हो जाए या उनको लिखने ना आए तो खतरे क्या है उसके। तो बोला कि आप कर लोगे ये, हम क्या, मैं क्यों नहीं करूँगा, मैंने सब्जेक्ट दिया है, मैं 20 साल से हेल्थ राइटर हूँ। तो बोला कि तो मैंने आपको दे दिया और मैंने किया। उस पर आधारित एक किताब भी लिखा मैंने जिसका नाम है डिजॉनेस्ट मीडिया सिन। वो किताब ना इंडिया में सेहत पर जो लिखी जाती है खबरें, उसकी क्वालिटी क्या है उस बारे में है। क्या बात है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला आपको उसका। कई अखबारों ने उसको आधा आधा पेज करके छापा। ये 10 साल अभी फेक न्यूज की बात अभी हो रही है ना, ये आपने उस समय 10 डिजॉनेस्ट मीडिया सिन, जो मेरा किताब का नाम है डिजॉनेस्ट मीडिया सिन, वो फेक न्यूज की बात हमने 12 साल पहले की थी हेल्थ में। हेल्थ देखिए, फेक न्यूज हेल्थ में सबसे खतरनाक होता है, दूसरे विषयों में फेक न्यूज है उतना खतरनाक नहीं होता। हेल्थ में अगर फेक न्यूज है तो बहुत ही खतरनाक होता है, आदमी की जान जा सकती है, जाती भी है फेक न्यूज की वजह से। तो वो किताब फेक न्यूज पर है। बहुत बढ़िया जी। अभी भी आप एक अखबार के संपादक हैं? हाँ, मेडिकेयर न्यूज है, उसका मैं मैनेजिंग एडिटर हूँ। आप कई बड़े बड़े अखबारों में, मैगजीन्स में हेल्थ के ऊपर लिखते रहे हैं और उसी की वजह से आपका नाम हुआ और आपने हेल्थ को एक नया आयाम दिया, लोगों को अवेयर किया हेल्थ के प्रति। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी नागरिक की, किसी भी पत्रकार की। एक तो न्यूज़ लिखते हैं, वो डॉक्टरों की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल की पीआर कर रहे हैं, लेकिन रोग के प्रति लोगों को अवेयर करने का काम केवल धनंजय जी ने किया है, जिस वजह से आज हम इनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं। अब भविष्य की आपकी क्या योजना है कुछ? अब मेरी योजना यही है, देखिए भारत में ना बीमारी हो जाए उसको ठीक करने की बातों का ही शोर है चारों तरफ। मैं चाहता हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ को फोकस करूँ। मैं अभी IIMC है ना जहाँ पत्रकारों को, वहाँ एक क्लास हमें दिया था, तो मैं एक क्लास लेने गया था। मैंने कहा डॉक्टर हेल्दी नहीं बना सकता, लेकिन पत्रकार बना सकता है। हेल्थ राइटर लोगों को हेल्दी बना सकता है। कैसे? पत्रकार को लिखना चाहिए कि आप रोग होने ही ना दो, प्रिवेंट करो, रोगों से बचाव करो, इलाज की जगह रोगों से बचाव सुखी और स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। और लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो रोग लगभग नहीं होगा। और तब जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज का क्या आएगी? ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि पटना मेदांता बंद हो गया। क्या बात है? तो दिल्ली का अपोलो बंद हो गया। क्यों भाई? इसलिए कि मरीज ही नहीं पहुंच रहे थे। अगर आप रोगों को रोकने लगेंगे, लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, सबसे बड़ा है जो 2 घंटा रोज टहलेगा उसको कोई रोग होगा ही नहीं।
वही अस्पताल बंद करने के लिए काफी है। पर तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ का देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ जिस दिन यहाँ के हर आदमी को समझ में आ गया ना, तो अस्पताल के बंद होने की खबरें आने लगेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो कोई नया अस्पताल खुला है तो बोलेगा कि बड़ी खुशी की बात है कि एक अस्पताल खुल रहा है। हम कहे इसमें खुशी की क्या बात है भाई, नया अस्पताल खुल रहा है, इसका मतलब है कि मरीज बढ़ रहे हैं, ये अच्छा चीज तो है नहीं। खुशी की बात तो तब होती जब आप बताते कि मेडंटा बंद हो गया क्योंकि मरीज ही नहीं मिल रहा। इतना अच्छा लोगों ने अपना लाइफस्टाइल कर लिया कि अब मरीज ही नहीं मिल रहे। और धनंजय भाई, अभी स्थिति यह है कि अभी तो आपको भी और मुझे भी इतने फोन आते हैं कि हमें हॉस्पिटल में एडमिशन करवा दो, बेड नहीं है। इतनी संख्या बढ़ रही है, लोग जानते हुए भी अभी भी अवेयर नहीं है। उन्हें सब बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब हॉस्पिटल में 6 महीने लगा सकते हैं, रोज आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। देखिए, अस्पतालों को, अस्पताल से मेरी दुश्मनी नहीं है, उसी से मेरा अखबार ही चलता है, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा ना किसी को। सच बोल रहा हूँ क्योंकि अब बुजुर्ग हो गया ना, तो बुजुर्ग हो गया तो अब जाते जाते कम से कम कुछ धर्म तो सत्य बोलकर कर ले। तो सच यही है कि लोगों को होने देना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की बात करता है। ये शरीर भगवान ने बनाया है ना, जिसको भगवान ने बनाया है वो सबसे बड़ा मंदिर है। शरीर से बड़ा मंदिर है ही नहीं, कोई मंदिर नहीं है। आज एक हेल्थ राइटर बता रहा है आपको, और अगर आप ऐसा काम करते हैं जिससे आप बीमार होते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। भगवान पर मेरा यकीन है, मैं मानता हूं कि भगवान है। उन्होंने जो शरीर बनाया उसके साथ हम क्या क्या कर रहे हैं भाई। कोका कोला पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तो हम मंदिर में समझ लो पाप कर रहे हैं। और जिस दिन हर आदमी स्वस्थ हो जाएगा ना, सारे झगड़े सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्वस्थ होने के बाद आप अच्छा सोचते हैं, स्वस्थ होने के बाद आप दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचते हैं, स्वस्थ होने के बाद आप सब अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये देश, ये देह भगवान का दिया हुआ मंदिर है, और हमारा काम है इस मंदिर की पूजा करना। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं जिससे हमारे शरीर में रोग होता है, तो हमसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। क्या बात है धनंजय जी। अभी भारतीय चिकित्सा पद्धति जो आज से 300-400 वर्ष पूर्व, चाहे वो आयुर्वेद हो, पंचकर्म हो, हमारा नेचुरोपैथी हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, लेकिन ये ब्रिटिश काल में इस पूरे का बहुत बड़ी संख्या में पतन हुआ। सारे आयुर्वेद सेंटर सब बंद हुए। अब कोविड के बाद इनका पुनर्जागरण हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आप देखते हैं वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, 1,000 बेड के हॉस्पिटल बन रहे हैं नेचुरोपैथी के, और पूरी तरह से वहां भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, और वो बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के, केवल भोजन से, भेषण भोजन से इलाज हो रहा है। इस विषय में बताइए, आपने काफी लोगों से बात की होगी। भोजन की बात की आपने, तो इसमें मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अमृत काल में मैंने एक स्टोरी लिखी है, अभी दिखाया आपको, कि अमृत काल में गेहूं क्यों बना विष का पर्याय। आपको पता है कि एक चीज, मैं बोलने में उतना माहिर नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा बीच में कहीं कहीं ब्रेक होता है, इसको माइंड मत करिएगा। गट हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ जो खाना खाते हैं, यहाँ से लेकर जहाँ वो खाना निकलता है, उस पूरे आहार नाल कहते हैं उसको, गट। तो एक मैंने पूरा अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि रोग आपके गट में ही पैदा होता है, और गट में ही आप किसी रोग को हरा सकते हैं। क्या बात है। आप दिल को ठीक करके रोग को नहीं हरा सकते।
आप गट जो है, गट में क्या होता है, आप जो भी खाते हैं ना, तो पेट अगर वो अच्छा भोजन नहीं है तो वहाँ सूजन होता है पेट में, और वही रोग का कारण बनता है। तो गट हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। फूड की बात इन्होंने, निर्मल जी ने करी, ये बात बिल्कुल सही है कि भोजन अगर आपका अच्छा हो तो ना तो रोग होगा, और अगर रोग हो भी गया तो भोजन के माध्यम से उसको ठीक भी किया जा सकता है। जैसे अभी सारे डॉक्टर कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कुछ आपको हो तो गेहूं खाना बंद करो। गेहूं जो है वो एक तो चीनी से भरा हुआ है, और दूसरा वो पेट में सूजन पैदा करता है। पता नहीं चलता हमको, ये बाद में 40 साल के बाद गेहूं का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम पशु पक्षियों से भी नहीं सीख पाते। खरगोश जानवर और पशु पक्षी हैं, उनके लिए तो कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक रहते हैं। कोई भी पक्षी पशु रात्रि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाता, और ना अगले दिन के लिए बचा के रखता है वो। यानी कि शेर भी शिकार जो कर लेगा, जो उसने आज कर लिया, अगले दिन नया शिकार करेगा जब भूख लगेगी। वो पुराना बासी जो उसने पहले शिकार किया वो उसको नहीं खाएगा, उसको दूसरा जानवर खा लेगा जो पुराना खाते हैं। अब कोई भी पक्षी अगले दिन के लिए अनाज के दाने कहीं बचा के नहीं रखता है। मनुष्य ही है जो बासी भी खाता है, सूर्यास्त के बाद भी खाता है, रात को 12 बजे भी खाता है। कोई खाने का समय नहीं है, जिस वजह से वो बीमार रहता है। और जिन जिन लोगों ने इस चीज को माना है कि भोजन का समय क्या है और क्या भोजन करना है, वो बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। ये बात सही है, लेकिन एक चीज और समझनी पड़ेगी। हाँ। मैं 30 साल से हेल्थ राइटर हूँ। अब सेहत की बात बताना कितना कठिन है वो मुझे अपने घर में ही पता चला। मेरी वाइफ मानने को तैयार ही नहीं है कि सेहत के बारे में इतना सोचने की जरूरत है। अरे खाओ यार, कोई नहीं। सब बच्चों को समझाना, तो बच्चों को समझाने का नया तरीका निकालना पड़ेगा। उसको अगर आप सीधे भाषण दे देंगे ना तो आपसे बिजक जाएगा, तब आपकी एक बात नहीं सुनेगा। उसको कैसे, जैसे एक भोजन बनाने वाले, क्या नाम है वो, शेफ है इंडिया के, भोजन जो बनाते हैं, बोला कि बच्चा जब पैदा हो तो उसको बाजार जब सब्जी खरीदने जाइए तो उसको साथ ले जाइए और उसको सब्जी से परिचय करवाइए। उसको ये मत कहिए कि ये मत खाओ, ये खाओगे तो ये हो जाएगा। ये कहिएगा, देखिए बच्चों के सामने अगर ज्यादा प्रवचन देंगे तो आपसे ऐसा बिजकेगा कि आप उसका एक आदत नहीं, उसको उसके लिए आपको बड़ा वो करना पड़ेगा। बाजार ले जाइए, उसको फलों से सब्जियों से परिचय कराइए उसका। और अगर आप 2-4 महीना परिचय करा देंगे तो वो अपने अच्छा फल खाने। देखिए, जो विज्ञापन देखेगा वो कोक का विज्ञापन देखेगा तो कोक पिएगा। हाँ। पिज्जा का विज्ञापन देखेगा, पिज्जा देखेगा। हम उसको खेत में लेके ही नहीं गए। हाँ। जो बच्चा अपने हाथ से, मैंने तो नोट किया, मूली निकाल लेगा, हाँ, या पेड़ से कोई फल तोड़ेगा, उसको खाएगा जरूर। बिल्कुल। जिस बच्चे ने ये देखा ही नहीं कि मूली कहाँ उगती है, गाजर कहाँ उगती है, प्याज कहाँ उगता है, कौन सा फल कैसे और कहाँ उगता है, तो वो उसको कैसे ग्रहण करेगा। देखिए, वो इलाज, रोगों के इलाज में अब नया कॉन्सेप्ट ये आया है कि रोग नहीं होने देना है, या अब समय पर उसका पता चल जाए तो इंटरवेंशन जो है ना, हस्तक्षेप स्कूल से करना पड़ेगा, बचपन से ही। अब तो पेट में जो भ्रूण है वहां तक जाके सर्जरी कर दे रहे हैं लोग, गड़बड़ी है तो वहां। तो जो भी आप सुधार का काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग अपने जीवन शैली को सुधारें, रोगों से बचें, तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मंत्र मेरा यही है कि लाइफस्टाइल, और बचपन से स्कूली बच्चों को से सिखाइएगा। तब अचानक मैं 64 साल का आदमी है और आज आप कोई कह दे कि अरे
ये करो और ये हम खाना करने बंद लगे। करो। देखिए, एक अनशेड्यूल्ड एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं एक कहानी बताता हूँ। आज से 20 साल हो गए, अमेरिका में एक शोध निकला कि जॉगिंग से बड़ा फायदा है। अब जो आदमी दिन रात घर में बैठा रहता था, अगले दिन सड़कों पर सारे लोग जॉगिंग करते दिखे। 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आया कि जमीन पर अचानक गिर के मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि जो अगले 5 साल से घर में बैठे रहते थे, वो अचानक दौड़ने लगे। तो ये अनशेड्यूल्ड एक्सरसाइज भी अच्छा नहीं होता। वार्म अप करिए। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो 5 मिनट आज करिए, 10 दिन बाद फिर 10 मिनट करिए, वो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो आजकल जो ये गिर जा रहे हैं ना लोग, हमारे कई युवा जिम में उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वो एक ही दिन में चाहते हैं कि हम हेल्दी बन जाएं। वो हेल्दी तो ऐसा बन जाएंगे कि आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो हर चीज का एक तरीका है, बचपन से ही सेंसिटाइज करना पड़ेगा, तभी आदमी हेल्दी बनेगा। बचपन से स्कूल से बच्चों को। इसीलिए आपके घर में जो बच्चे अभी हैं, उसको आप बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर बच्चा ताली बजाए और प्राणायाम करे तो उसकी जो बुद्धि है ना, 100 गुना बढ़ जाएगी। आप कल्पना करो, कोई कंपटीशन है ऐसा जो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप तो बच्चे को बिगाड़ने में लगे रहते हो। कोका कोला चाहिए, लाके दे दिया। आपको लगता होगा कि आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसलिए बचपन से उसको पीटने नहीं कह रहा मैं, पीटिए मत, प्यार से उसको अच्छी जीवन शैली सिखाइए ताकि वो स्वस्थ रहे। और अगर स्वस्थ रहेगा तो कोई भी कंपटीशन कुछ भी कर लेगा वो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बात है जी। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया, प्रथम सुख निरोगी काया, जिसको सब भूल चुके हैं। और आज धनंजय जी के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको मिली है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की बातचीत हम अक्सर इनसे करते रहें। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा, आपको धनंजय जी की जो बातें कैसी लगी, आप मुझे लिखें, ताकि निकट भविष्य में भी धनंजय जी से हम सवाल जवाब भी कर सकें और इनसे कभी कभी पुनः इस प्रकार से बातचीत करते रहें कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। आप सब स्वस्थ रहें और प्रणाम।